नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्ली मिडाइवल इंडिया की बात करेंगे। 600 से 1200 ईस्वी के दौरान हुए प्रमुख राजवंशों के बारे में, चाहे वे उत्तर भारत के हो चाहे दक्षिण भारत के हो। इस वीडियो में हम शॉर्ट यानी कि आसान शब्दों में इन वंशों के बारे में और उन राजाओं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आप इनके ही जानकारियों को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप एमए फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, इस अर्ली मिडाइवल इंडिया की बात हो या फिर हिस्ट्री ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन एंड मिडाइवल वर्ल्ड की हो, हिस्ट्रोग्राफी की हो या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया जैसे पेपर की बात हो, तो ये सभी मैं आजकल कुछ दिनों से पूर्णिया विश्वविद्यालय बिहार के डिमांड पर, वहाँ के विद्यार्थियों की डिमांड पर वीडियोस को बना रहा था। तो अगर हम वहाँ के सिलेबस की बात करें तो जो मैंने काफ़ी रफ में लिखा हूँ, बहुत ही रफ में ये लिखने की कोशिश किया था मैंने वीडियो बनाने के दौरान। तो यहाँ पर हिस्टोग्राफी के ज़्यादातर टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर इजिप्ट, मेसोपोटामिया, हड़प्पा सभ्यता और उनकी प्रमुख साइट मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता, इन पर वीडियो में बना चुका हूँ। वहीं अर्ली मिडाइवल इंडिया की बात करें तो हर्षवर्धन, ओरिजिन ऑफ राजपूत, चंदेल, पल्लव, चोल, इन पर वीडियो में बना चुका हूँ। और केवल यहाँ पर से 3 टॉपिक पर वीडियो नहीं बने हैं, राष्ट्रकूट, चौहान और गुर्जर प्रतिहार। अगर कभी समय मिला कुछ दिनों में मुझे तो मैं इन पर वीडियो बना दूंगा। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया के इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर जो इसकी बाकी यूनिट्स है उनके मटेरियल भी मुझे नहीं मिले हैं। और जीवक, चरक, आर्यभट्ट, अलाउद्दीन, इनके बारे में मुझे बहुत कम ही जानकारी मिली है, जिसके कारण मैंने इन टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाए हैं। तो काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि 60 से 70% सिलेबस यहाँ का कंप्लीट हो चुका है। और अब यहाँ पर हम एक बार वो सब रिवाइज करते हैं जो हमने अभी तक अर्ली मिडाइवल इंडिया में पढ़े थे। 600 से 1200 ईस्वी के दौरान भारत में क्या चल रहा था राजनीतिक व्यवस्था में। तो दोस्तों, उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश चल रहा था। पुष्यभूति कह सकते हैं कि गुप्तों के ही एक सामंत हुआ करते थे। और पुष्यभूति नाम के एक राजा थे और उन्होंने खुद को एक स्वतंत्र राजा के रूप में स्थापित कर लिया था गुप्त वंश के पतन के बाद में। और इनके आने वाले वंशजों में हर्षवर्धन होते हैं, जो कि आखिरी शासक भी हम इन्हें मान सकते हैं इस वंश का, और सबसे प्रतापी और बेहतरीन शासक भी हम इन्हें मान सकते हैं। तो हर्षवर्धन, जिनका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक था, इन्होंने तकरीबन 41 सालों तक शासन किया। तो हर्षवर्धन का जन्म 591 ईस्वी के लगभग हुआ था। वह प्रभाकर वर्धन का छोटा पुत्र था। इनके पिता भी एक प्रतापी शासक थे जिन्होंने अपने राज्य का विस्तार व्यापक रूप में किया था। बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन थानेश्वर के राज सिंहासन पर आसीन होते हैं। इनके पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो इनके बड़े भाई राज्यवर्धन गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन जो बंगाल का शासक होता है शशांक, वो धोखे से इन्हें मरवा देता है, जिसके बाद में इनका छोटा भाई हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। राज्यारोहण के समय सम्राट हर्ष के पास में 2 प्रमुख समस्याएं थी। पहली थी गोड़ नरेश शशांक की हत्या कर बड़े भाई राजवर्धन की हत्या का बदला लेना, और दूसरी समस्या थी कि अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढ निकालना, क्योंकि राज्यश्री जो थी वो कन्नौज के राजा की पत्नी थी। और जब राजा की हत्या हो गई थी, शशांक ने अपने एक सहयोगी राजा के साथ मिलकर धोखे से ग्रह वर्मा की हत्या करवा दी थी। जब इनके बड़े भाई को ये पता लगता है, राज्यवर्धन को पता लगता है, तो बदला लेने के लिए कन्नौज की तरफ जाते हैं, लेकिन शशांक धोखे से उनकी हत्या करवा देता है। तो इसके बाद इनकी बहन राज्यश्री को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। किसी तरह वे बंदी गृह से निकलकर भाग जाती हैं और उनके पीछे राज्य के सैनिक पड़ जाते हैं। तो वे अज्ञातवास में चली जाती है। जिस समय हर्षवर्धन थानेश्वर के राज सिंहासन पर बैठा था, उस समय राज्य की स्थिति काफ़ी संकटपूर्ण थी, क्योंकि गोड़ नरेश शशांक द्वारा उसके भाई की हत्या कर दी गई थी और उसकी बहन राजश्री अपने प्राण बचाने के लिए अज्ञातवास को चली गई थी। हर्षवर्धन ने एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन को ढूंढ निकाला और उस वक्त अपनी बहन को खोजा था जिस समय वह सती होने जा रही थी।
यानी कि यहाँ पर से हमें सती प्रथा की भी पुख्ता प्रमाण मिलते हैं। गौर नरेश शशांक ने हर्षवर्धन के कन्नौज आक्रमण की सूचना से बिना युद्ध किए ही कन्नौज को खाली कर दिया था। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी जानकारी है ये मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की सामान्य ज्ञान पुस्तक से ली गई है, इसीलिए ये पूरी तरह से प्रामाणिक है और वो सभी जानकारी है जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं या फिर इन फैक्ट का इस्तेमाल करके आप एक बेहतरीन उत्तर बना सकते हैं। चूँकि कन्नौज नरेश ग्रहवर्मा का कोई पुत्र नहीं था, अतः कन्नौज के मंत्रियों ने हर्ष से कन्नौज के राज्य सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया, किंतु हर्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। हर्ष ने स्वयं को राजपुत्र कहा और हो सकता है कि इसी राजपुत्र शब्द से आगे राजपूत की उत्पत्ति हो गई होगी। राजश्री को ही कन्नौज की शासिका बनाया। चीनी स्रोतों से ज्ञात होता है कि हर्ष एवं राजश्री साथ साथ कन्नौज के सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष के उत्तर अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली थी ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता दे सके। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि महाजनपद काल में जो महत्व मगध, पाटलिपुत्र और तक्षशिला जैसे नगरों का था, वही महत्व उत्तर गुप्त काल में या फिर हर्षवर्धन के काल में कन्नौज का था, क्योंकि ये इस समय का सबसे समृद्ध नगर हम इसे कह सकते हैं। हर्षवर्धन ने कामरूप यानी कि असम शासक भास्कर वर्मा से संधि करके और गौड़ शासक शशांक के विरुद्ध एक सेना भेजी और उसे परास्त किया। हालांकि इस समय तक शशांक की मृत्यु हो चुकी थी और उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्हें पराजित किया था यहाँ पर इनकी सेनाओं ने दक्षिण में। और फिर आगे चलकर भास्कर वर्मा और हर्षवर्धन की दोस्ती आखिरी समय तक चलती रहती है, जब तक ये राजा रहते हैं तब तक ये दोस्त रहते हैं। और फिर जो पूर्वी वाला जो रहता है बंगाल का क्षेत्र, वो भास्कर वर्मा ले लेता है और जो पश्चिमी वाला क्षेत्र रहता है वो हर्षवर्धन को मिलता है, जिसे हम वर्तमान में पश्चिम बंगाल क्षेत्र भी कहते हैं, जो हमारे स्टेट है। दोस्तों यहाँ पर दक्षिण में उसकी सेनाओं को 620 ईस्वी और कहीं कहीं 625 से 630 ईस्वी के मध्य डेट लिखी है, तो यहाँ डेट पूरी तरह कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट से इन्हें पीछे खदेड़ लिया था। जो वातापी के चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने इन्हें हरा दिया था। दोस्तों हर्षवर्धन अपने 40 वर्ष के लंबे शासनकाल में निरंतर युद्धों में संलग्न रहा। उसके द्वारा अंतिम युद्ध 643 ईस्वी में गंजाम में लड़ने का उल्लेख मिलता है। तो अब ये गंजाम कहाँ था और गंजाम क्या था, तो इस बारे में मैं आपको बता दूं कि जहाँ जो शब्द ऐसा लग रहा है कि ये आपको पता नहीं है, क्योंकि ये मुझे खुद नहीं पता है कि गंजाम क्या है और कहाँ है ये जगह। तो यहाँ पर मैं इसको टिक कर लेता हूँ। जब मैं इस वीडियो को एडिट करूँगा तो मैं वहाँ पर ये लिख दूँगा कि गंजाम की वर्तमान स्थिति क्या है। हर्षवर्धन ये इसकी अंतिम विजय रहती है गंजाम। हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी सीमाएं हिमाच्छादित पर्वत यानी कि हिमालय पर्वत से बल्लभी तक, हिमालय पर्वत से दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक और पूर्व में गंजाम से पश्चिम में बल्लभी तक विस्तृत थी। दोस्तों जो हर्षवर्धन के क्षेत्र में ना तो सिंध प्रांत था, ना तो नेपाल था और ना ही राजस्थान था, राजपूताना जिसे कहते थे उस समय पर। उसके इस विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन सूर्य की उपासना के साथ साथ युद्ध की उपासना भी करता था। कालांतर में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। महायान और हीनयान बौद्ध धर्म की दो शाखाएं रही और इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हीनयान है वो सन्यासियों की परंपरा का बौद्ध धर्म है, यानी कि वहाँ के लोग ईश्वर को या फिर महात्मा बुद्ध को केवल एक महान पुरुष के रूप में देखते हैं और वहाँ के लोग सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं जैसे कि बौद्ध भिक्षु जीते हैं। ठीक है। और जो महायान परंपरा है, यहाँ पर के लोग संस्कृत भाषा में उनकी पूजा पाठ करते हैं और वहाँ के लोग पाली भाषा में। और जो महायान के अनुयायी हैं वो महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं, उनकी मूर्तियाँ बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। साथ ही ये सामान्य जीवन जीते हुए भी भगवान की पूजा पाठ करने को मानते हैं, यानी कि आप मध्यम मार्ग अपनाते हुए भी ईश्वर की पूजा कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो महायान बौद्ध धर्म था इसको अपना लिया था आगे चलकर हर्षवर्धन ने। लेकिन उसके बाद भी ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि ये कट्टर हो गया था या फिर इसकी धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो गई थी। ये सभी धर्मों का सम्मान करता था। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य में यात्रियों, दीन दुखियों और रोगियों की सेवा सुविधा के लिए स्थान स्थान पर धर्मशालाएं, चिकित्सा और कुएं आदि का प्रबंधन कर रखा था। हर्षवर्धन एक उच्च कोटि का विद्वान भी था। उसने स्वयं संस्कृत में नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक 3 प्रमुख नाटकों की रचना की थी। हर्षवर्धन ने अपने दरबार में कादम्बरी और हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट, सुभाषितवली के रचयिता मयूर और चीनी विद्वान हैंसांग, जिन्होंने सी यू की रचना की थी और इन्हें आश्रय प्रदान किया था। और साथ ही जो इनकी धार्मिक सभा हुई थी उसका प्रमुख भी इन्होंने हैंसांग को बनाया था। दोस्तों यहाँ पर हर्ष प्रयाग के संगम के पास प्रति 6 वर्षों में धार्मिक आयोजन कराता था, जहाँ पिछले 5 वर्षों की संचित निधि को या धन को वह दान कर देता था। हर्ष ने अपने पूरे शासनकाल में इस तरह के 6 प्रयाग धार्मिक आयोजन करवाए थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हर्ष एक दानी शासक था और इस प्रकार के उदाहरण हमें इतिहास में कम ही देखने को मिलते हैं। महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए हर्ष ने कन्नौज में एक महासम्मेलन का आयोजन किया था। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। चूंकि वह निसंतान था, उसका कोई पुत्र नहीं था, इसके कारण उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश की समाप्ति हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर हर्ष एक दयालु, प्रतापी व महान शासकों की श्रेणी में शामिल होने की संपूर्ण योग्यताओं को अपने भीतर धारण करता है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने यह माना कि यह अंतिम हिंदू महान शासक था, जिसका खंडन कई प्रमुख इतिहासकार करते हैं, क्योंकि इनके बाद भी ऐसे शासक होते रहे हैं जो कि अंतिम महान कहलाने की धारणा रखते थे, लेकिन अगले ही शासक ने उनकी धारणा को खारिज किया है। इसीलिए हम केवल ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत के श्रेष्ठ शासकों में हर्षवर्धन का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके क्षेत्र को आप समझ जाएं कि उत्तर में हिमालय पर्वत से दक्षिण में नर्मदा नदी और पूर्व में गंजाम से लेकर पश्चिम में बल्लभी यानी कि गुजरात तक। दोस्तों अब यहाँ पर हम राजपूत राज्य की बात करते हैं और राजपूत राज्य में जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई, तो यहाँ पर तकरीबन 36 वंश थे इनके अलग अलग, जिनमें से 15 से 20 वंश प्रमुख है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। गुर्जर, प्रतिहार है, चंदेल है और भी इस तरह के आप राजपूत वंशों को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उन्हीं राजपूत वंशों की बात करेंगे जिनके बारे में हम पूरे डिटेल सेशन ला चुके हैं या फिर जो सिलेबस में है। दोस्तों हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तरी पश्चिमी भारत में राजपूतों के छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। उनका राज्य लगभग 1000 वर्षों तक चला, जिसमें पहले के 500 वर्षों तक वे अच्छी तरह राज्य करते रहे, परंतु बाद में उनको मुस्लिम आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य छिन्न भिन्न हो गए। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो ये एक प्रमुख राजपूत वंश था और इस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, परंतु वास्तविक महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट को माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा मिहिरभोज प्रथम था और 836 से 885 ईस्वी इसका शासनकाल था। 1018 में महमूद गजनवी ने इस वंश के शासक राज्यपाल को पराजित कर अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद इस वंश का टाटा बाय बाय हो गया। दोस्तों चौहान या चाहमान वंश की बात करें तो 7वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा शाकुंभरी के निकट, जो कि अजमेर के निकट है, यहाँ पर इस वंश को स्थापित किया गया था और ये वंश बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस वंश के यशस्वी राजा अजयराज ने अजमेर शहर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाई थी। साथ ही इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में उसने मोहम्मद गौरी को हराया था और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में स्वयं मोहम्मद गौरी से हार गया था और फिर उसके बाद में इसे बंदी बना लिया गया था और फिर उसके बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी।
पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। हालांकि पृथ्वीराज से जुड़ी कई सारी भ्रांतियां हमें देखने को मिलती है कि पृथ्वीराज ने आखिर समय में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी, तो सारी तुकबंदियां हैं वो उनके किसी भी प्रकार से वास्तविक प्रमाण नहीं मिलते कि पृथ्वीराज चौहान ने आखिर में गौरी को मार दिया था। साथ ही इस बात को भी जान लीजिए कि चंद्रवरदायी के पृथ्वीराज रासो के कारण ही हम पृथ्वीराज चौहान का इतना ज़्यादा सम्मान करते हैं या फिर उन्हें इतना महान कहते हैं, जबकि वो इतने ज़्यादा महान नहीं थे, एक सामान्य शासक की तरह थे। उन्होंने पहली बार जब हराया था गौरी को, अगर कोई एक बेहतरीन कुशल शासक होता या फिर एक सूझबूझ वाला शासक होता तो पहली बार में ही घर में घुस के मोहम्मद गौरी को मार कर आता। लेकिन वही है, इतिहास में हम केवल अफसोस कर सकते हैं, इतिहास को बदला नहीं जा सकता। पृथ्वीराज चौहान ने 12 या 13 विवाह किए थे। साथ ही इन्होंने जो जयचंद थे उनकी बेटी से भी प्रेम विवाह कर लिया था, जिसके कारण जयचंद जो कि इनका अच्छा मित्र हो सकता था और अगर उसके साथ मिलकर ये गौरी को हराते तो दूसरी बार भी ये गौरी को हरा सकते थे, लेकिन जयचंद से इन्होंने खामखा शत्रुता मोल ले ली थी। और जयचंद को हम ये समझते हैं कि जयचंद एक शत्रु था, जबकि जयचंद ने किसी भी प्रकार से गौरी की सहायता नहीं की थी। यहाँ तक कि आगे चलकर 1194 में जो कन्नौज का युद्ध होता है या फिर जो भी युद्ध हो मुझे ध्यान नहीं है, उसमें मोहम्मद गौरी जयचंद को भी पराजित करके उसके राज्य को भी अपने राज्य में मिला लेता है। अगर गौरी का साथ जयचंद ने दिया होता तो जरूर ही जयचंद के पास भी उसका राज्य सुरक्षित होता या फिर ऐसे कोई हमें प्रमाण मिलते, लेकिन ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं कि जयचंद ने गौरी की सहायता की थी इसके खिलाफ, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। यही कारण है कि चंद्रवरदायी का जो पृथ्वीराज रासो है, जो कि रासो परंपरा का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, जिसमें इतनी ज़्यादा लीपापोती की गई है कि हम बहुत सारी उन चीज़ों को भी स्वीकार कर लेते हैं जो कि एक ऐतिहासिक दृष्टि से स्वीकार नहीं की जा सकती है। अब इसके बाद में हम बुंदेलखंड के चंदेल वंश के बारे में जानते हैं, जिन्होंने खजुराहो के प्रमुख मंदिरों का निर्माण कराया था। चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। इस वंश का यशस्वी शासक यशोवर्मन था। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर यानी चतुर्भुज मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने ही करवाया था। यशोवर्मन का पुत्र धंग 950 से 1008 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। चंदेल वंश के ये सबसे प्रतापी राजा थे और धंग ने ही खजुराहो के प्रमुख मंदिरों कंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर जैसे प्रमुख मंदिरों का निर्माण करवाया था। धंग के बाद में इनका पुत्र गंड भी बैठता है गद्दी पर, जो भी एक प्रमुख शासक होते हैं। तो इस तरह से ये बुंदेलखंड के चंदेल वंश रहे। यहाँ पर हम काफ़ी शॉर्ट में चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वरना केवल हर्षवर्धन को समझने के लिए ही 1.5 घंटे का वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। दोस्तों, पल्लव वंश की बात करें तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक श्री विष्णु था और इसका शासनकाल 574 से 600 ईस्वी को माना जाता है। इस वंश की राजधानी कांची थी। श्री विष्णु के पुत्र महेंद्र वर्मन 600 से 630 ईस्वी के शासनकाल में संस्कृत के महाकवि भारवी ने प्रसिद्ध ग्रंथ किरातोजुनियम की रचना की थी। नरसिंह वर्मन 630 से 668 ईस्वी पल्लव वंश का सर्वाधिक शासक था। उसने 2 बार पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया था और उसकी राजधानी बातापी पर भी उसने अधिकार कर लिया था और साथ ही पुलकेशिन द्वितीय की भी उसने हत्या कर दी थी और उसने इस उपलक्ष्य में विजय स्तंभ को भी बनवाया था। नरसिंह वर्मन ने ही महाबलीपुरम नगर की स्थापना की थी और महाबलीपुरम के प्रसिद्ध एकात्मक रथों यानी कि 7 पैगोडा का निर्माण उसी ने करवाया था। नरसिंह वर्मन के शासनकाल में ही हैन सांग ने कांची की यात्रा की थी और उसने अपने वर्णनों में बताया कि कांची भारत के शीर्ष प्रमुख भव्य नगरों में से एक है और कांची इस समय पल्लवों की राजधानी भी थी। राष्ट्रकूट वंश की हम बात करते हैं तो प्रारंभ में राष्ट्रकूट बातापी के चालुक्य के सामंत थे। इस वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक कृष्णा प्रथम
एवं एक महान निर्माता था और एक महान शासक था। उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्रुव 780 से 793 ईस्वी इनका शासनकाल था। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक था जिसने उत्तरी भारत के आधिपत्य हेतु त्रिकोणीय संघर्ष में दृढ़ता के साथ हस्तक्षेप कर गुर्जर प्रतिहार नरेश भट्टराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ध्रुव के उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी ने मालवा, कौशल, कलिंग, बंग को यानी कि बंगाल को विजय कर और पल्लव, पांड्य, केरल और गंग राजाओं को भी परास्त किया था। केरल में जो वंश था वहाँ पर एक प्रमुख वंश था जिसका नाम मैं खुद भूल गया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर गोविंद तृतीय का उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष 814 से 876 ईस्वी धर्म और साहित्य में विशेष रुचि रखता था। वह विद्वानों तथा कलाकारों का आश्रयदाता था। बड़ी मुश्किल से मैंने ये याद करने की कोशिश कर लिया हूँ कि बीच में रोक के बता दूँ कि केरल में चेर वंश था। ठीक है, यहाँ पर गोविंद तृतीय के उत्तराधिकारी अमोघ वंश की हमने बात कर ली, जो साहित्य में विशेष रुचि रखते थे और विद्वानों तथा कलाकारों के आश्रयदाता थे। पहली कन्नड़ कविता कविराज मार्ग तथा प्रश्नोत्तर मल्लिका लिखने का श्रेय यहाँ पर गोविंद अमोघ वंश को ही जाता है। राष्ट्रकूट वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक इंद्र तृतीय था। 915 से 927 ईस्वी तक इनका शासन था। इंद्र तृतीय के काल में अरब यात्री अल-मसूदी भारत की यात्रा पर आया था और इस वंश का शासक कृष्ण तृतीय ने एक विजय स्तंभ तथा रामेश्वरम के एक मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों इसके बाद में हम चोल वंश की बात करते हैं। तो इस वंश का संस्थापक विजयालय चोल था 846 ईस्वी से 871 ईस्वी। यद्यपि इतिहास के प्रारंभिक जो संगम युग है वह 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ से इनका चोलों का इतिहास होता है। यद्यपि चोलों का इतिहास प्रारंभिक इतिहास संगम युग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ होता है, परंतु इस वंश का राजनीतिक उत्कर्ष 9वीं शताब्दी से होता है। दोस्तों यहाँ पर जो चोल वंश था, चोल, चेर, पांडे ये शुरू से ही थे, यानी कि संगम युग जब 3वीं शताब्दी में संगम युग में प्रमुख रचनाएं हो रही थी तो उस समय से ही इनका अस्तित्व था। लेकिन एक छोटे क्षेत्र से धीरे धीरे अपने आप को साम्राज्य के रूप में बड़ा करने में इन्हें 9वीं शताब्दी तक का समय लग गया और 9वीं शताब्दी इनके उत्कर्ष का काल रहा। तो इनकी राजधानी तंजौर या थंजावुर थी। पहले इनकी राजधानी उरियर थी, तो उरियर से विजयालय ने राजधानी को तंजौर लाया था और फिर तंजौर के बाद में इनकी एक और राजधानी बनती है गंगईकोंड चोलपुरम। तो राजराज प्रथम को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और वास्तविक संस्थापक उस राजा को माना जाता है जो कि साम्राज्य का सबसे ज़्यादा राज्य विस्तार करता है और सबसे ज़्यादा ख्याति दिलाता है। जैसे हम मुगल काल के वास्तविक संस्थापक के रूप में अकबर को देख सकते हैं, गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को देख सकते हैं। उसी तरह राजराज प्रथम चोल वंश का वास्तविक संस्थापक था। उसने संपूर्ण दक्षिण भारत में अपना विजय परचम लहराया। उसने शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध नौसेना अभियान को किया था। शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध उसने अपने नौसेना अभियान को किया था और चीन के साथ उसने अपने व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए थे। उसने उत्तरी श्रीलंका को विजित कर इसका नाम मुमाड़ी चोल मंडलम रखा और उसने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर शिव मंदिर भी कहते हैं, इनका निर्माण करवाया था। भगवान शिव की नृत्य दर्शाती कलाकृति नटराज इसी काल से संबंधित है। चोलों के शासनकाल में ही कला की गोपुरम शैली का विकास हुआ था। दोस्तों इस शासनकाल में स्थानीय सरकार हुआ करती थी और चोलों की सबसे खास बात यही है कि इनका जो स्थानीय स्वशासन सिस्टम था वर्तमान में पंचायती राज का जो सिद्धांत है यहीं से लिया गया है, इसी से प्रभावित होकर। तो जो चोल की सबसे बड़ी देन रही है भारतीय इतिहास में हमें, तो वो है स्थानीय स्वशासन, साथ ही इनके मंदिर और जो नटराज की मूर्ति है, और फिर उसके बाद में आते हैं इनकी नौसेना जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। राजराज प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी इनका शासनकाल रहता है, ये राजा बनते हैं।
दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने 1017 में संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर रखा। राजेंद्र प्रथम ने अरब सागर में स्थित सादीमती द्वीप पर अधिकार कर लिया था। अब इसके बारे में भी मैं आपको एडिट के समय पर बता दूंगा। मुझे ये सब पहले ही पता होना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी आप जैसे ही हूँ। दोस्तों उसने नौसेना की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। इस द्वीप पर अधिकार करके उसने पांड्यों और चेरों के राज्य को भी विजय कर दिया। राजेंद्र प्रथम बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया और इस विजय के उपरांत उसने गंगईकोंड की उपाधिधारी और गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नया नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई। साथ ही उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ी झील का भी निर्माण करवाया था। राजेंद्र प्रथम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय 1035 में कडारम के श्रीविजय साम्राज्य। अब ये कडारम का श्रीविजय साम्राज्य क्या था ये भी हम समझ लेंगे। कडारम की श्रीविजय साम्राज्य की थी और यह साम्राज्य मलाया, सुमात्रा, जावा के निकटवर्ती द्वीपों तक विस्तृत था और ये द्वीप इंडोनेशिया के समूह है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडोनेशिया क्षेत्र में रहा होगा। राजेंद्र प्रथम के उपरांत क्रमशः राजाधिराज प्रथम 1044 से 1054, राजेंद्र द्वितीय 1054 से 1063, वीर राजेंद्र 1063 से 1070, अधिराजेंद्र 1070, कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120, विक्रम चोल 1120 से 1135, कुलोत्तुंग द्वितीय 1135 से 1150, राजराज द्वितीय 1173 से 1178, कुलोत्तुंग तृतीय 1178 से 1206, राजराज तृतीय 1209 से 12, राजेंद्र तृतीय 1254 से 1279 ईस्वी राजा बने। तो यहाँ पर ये कुछ प्रमुख राजा हैं और अगर इन सभी टॉपिक्स पर आपको डिटेल में वीडियोस देखने हैं, अपनी क्लास प्रॉपर लगानी है, तो आप दोस्तों एमए फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चाहे आप किसी भी क्लास के हों या फिर किसी भी सेमेस्टर या किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो, टॉपिक वही हैं, चीज़ें वही हैं, आप कहीं भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमने उन किताबों से उन जानकारियों को कलेक्ट किया है जो यूपीएससी लेवल की है। मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ जो हमारी जानकारी है। ये जो अभी वीडियो बन रहा है ये हिंदी ग्रंथ अकादमी मध्य प्रदेश की बुक है जो कि प्रॉपर स्टडी के साथ बनाई जाती है और प्रूफ यानी कि हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। साथ ही जो हमारे डिटेल वीडियो हैं वो भारत का इतिहास इस किताब से बनाए गए हैं जो कि एलपी शर्मा की किताब है और एलपी शर्मा इतिहास के प्राचीन भाग के लिए जाने जाते हैं, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत अच्छी अच्छी किताबें इनके द्वारा लिखी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके काम का होगा। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। इसीलिए किसी को भी आसानी से अपने नज़दीक मत आने दीजिए, पहले परखिए और बहुत समय तक परखिए, फिर उसके बाद में नज़दीक लाइए, वरना आपको बहुत तकलीफ़ होगी जब वो आपको दुख देंगे। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।